हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। इसकी जो स्टेटमेंट है वह कुछ इस प्रकार है। व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सेट्रा आर kept constant, then the potential difference यानी कि voltage applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। यानी कि जब कोई भी कंडक्टर है उसकी अगर हम जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितनी भी उसकी फिजिकल कंडीशंस हैं उनको अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, मतलब फिक्स वैल्यू पर सेट कर दिया जाए, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस उसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा है वो उस कंडक्टर के थ्रू बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो V है उसके क्रॉस, उसके एंड्स के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के साथ, यानी कि करंट के साथ। ओके, तो आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, या फिर अगर किसी कांस्टेंट को किसी वैल्यू में से हटाते हैं, किसी इक्वेशन में से हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन वापस आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो है रेजिस्टेंस का, जिसका सिंबल है R। सो V विल बी इक्वल्स टू I इंटू R। ये बन जाएगी ओम्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो R है वह क्या है, एक कांस्टेंट है। इट इज़ अ कांस्टेंट, जो कि असल में एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि जो ओम्स लॉ है वो बहुत कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब वो हर कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए कुछ लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की, कुछ ड्रॉबैक्स हैं ओम्स लॉ के, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इट इज़ नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, मतलब यहाँ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यूनिवर्स के हर कंडक्टर्स के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द कंडक्टर्स एट ऑल कंडीशंस, हर कंडक्टर के लिए हर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ सिर्फ उन कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है जिनकी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जा चुका है। और जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि सेमी कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स, उनके लिए भी ये वैलिड नहीं है। यहाँ सिर्फ उनके फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखे जाने पर वैलिड होता है। डायोड्स के लिए भी ये वैलिड नहीं है, जो एक प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं डायोड्स, उनके लिए भी यह वैलिड नहीं है। जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि ओम्स लॉ के द्वारा दो टाइप के कंडक्टर्स पाए जाते हैं, एक होते हैं ओमिक सर्किट्स और एक होते हैं नॉन ओमिक सर्किट्स, जिनके बारे में हम चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, यानी कि ग्राफ ऑफ V वर्सेस I, जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस को निकालना सीखेंगे एक मैथमेटिकल फॉर्म में। तो आइए पहले उसको समझा जाए। आइए अब समझते हैं जो ग्राफ है ओम्स लॉ का, यानी कि जो ग्राफ है V वर्सेस I का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये ओरिजिन है, y एक्सिस में आपने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल वोल्ट्स में ले रखा है, और x एक्सिस में हमने करंट यानी कि एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट को ले रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं डेल्टा V और I के बीच का जो ग्राफ है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो ग्राफ है, वह एक स्ट्रेट लाइन है, एक लीनियर ग्राफ है। तो ओम्स लॉ के लिए जो ग्राफ होता है V वर्सेस I का, वो लीनियर होता है। अब यहाँ पे हमने एंगल थीटा बना रखा है जो स्लोप में यूजफुल है। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है उसका tan थीटा। और जैसे कि आप सब मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे tan थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है y एक्सिस, और जो बेस है वो है x एक्सिस। तो y एक्सिस को अगर लिखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की जो वैल्यू है यानी y एक्सिस में फाइनल वैल्यू, और y1 जो वैल्यू है यानी y एक्सिस में इनिशियल वैल्यू, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरे से और डिवाइड कर देंगे x2 माइनस x1 से, यानी कि x एक्सिस की फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है उनको अपॉन में ले लेंगे, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके एक वैल्यू मिलेगी। और वो जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि y2 y1 x2 और x1 वेरिएबल्स तो है नहीं, वह पूरी इक्वेशन के लिए, पूरे ग्राफ के लिए सेम रहेंगे। तो ये जो ये वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ओम्स लॉ के लिए जो कांस्टेंट है यहाँ पर,
वी और आई के बीच का, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का, वो क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो वो जो कांस्टेंट होगा वो रेजिस्टेंस होगी कंडक्टर की, क्या होगी, रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ये था ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ का ग्राफ या फिर वी वर्सेस आई के बीच का ग्राफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। स्लोप tan थीटा है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर में y2 माइनस y1 की वैल्यू, बेस में x2 माइनस x1 की वैल्यू। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगा एक कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये है हमारा ग्राफिकल मेथड या फिर मैथमेटिकल मेथड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का ग्राफ के जरिए। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है ओमिक सर्किट्स, यानी कि ओमिक कंडक्टर्स, और नॉन ओमिक सर्किट्स यानी कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बीच का डिफरेंस। तो गाइज जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओमिक कंडक्टर्स यानी कि ओमिक सर्किट्स, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स यानी कि नॉन ओमिक सर्किट्स के बीच का डिफरेंस। तो जो ओमिक कंडक्टर्स हैं, जैसे कि उनका नाम सजेस्ट करता है, ये ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, दे ओबे द ओम्स लॉ। नॉन ओमिक कंडक्टर्स जैसे इनके अपोजिट हैं, दे डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को ओबे करने का मतलब है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस पे, और नहीं ओबे करने का मतलब है वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, चाहे कंडीशंस को भी क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। तो अगर ये ओबे कर रहा है ओम्स लॉ को, तो इनके बीच में यानी कि वी वर्सेस आई के बीच का जो इनका ग्राफ होगा वो क्या होगा, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और उसका जो स्लोप होगा जो कि tan थीटा होगा वो क्या आएगा, रेजिस्टेंस। तो ओमिक कंडक्टर्स देयर वी वर्सेस आई ग्राफ इज लीनियर, बट जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स है वो इनके उल्टे हैं, तो देयर वी वर्सेस ग्राफ इज नॉट लीनियर, यानी कि या तो ये कर्व हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, बट लीनियर नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो फाइनली अगर ओमिक कंडक्टर्स के एग्जांपल्स को देखें तो वो है मेटल्स जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, और या फिर नॉर्मल कंडक्टर्स, या फिर कुछ रेजिस्टर्स जो कि रेजिस्टेंस पैदा करें। बट नॉन ओमिक कंडक्टर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके सेमी कंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच की होती है, वैक्यूम ट्यूब्स जिनको पहले यूज करा जाता था चार्ज फ्लो करके करंट बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर्स जो कि आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिनको यूज करके एम्पलीफाई करा जाता है, किसी भी सिग्नल को, उनकी पावर को, उनकी स्ट्रेंथ को, सिग्नल्स को स्विच करा जाता है या फिर एम्पलीफाई करा जाता है। और थर्मिस्टर्स यानी कि जो ऐसे रेजिस्टर्स जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, यानी कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो ऐसे के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं इस प्रोसीजर के लिए, उनको कहा जाता है थर्मिस्टर्स। तो ये था ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बीच का डिफरेंस, और ये था पूरा ओम्स लॉ के ऊपर का डिस्कशन। सो थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे।